nothing with any certainty, but the sight of the stars make me dream. चमरी गांव में एक चमार जाति का छोटा सा परिवार रहता था। आपको इतना तो पता ही है उस समय इन छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का क्या व्यवहार था। उस समय उस चमार परिवार की दशा भी वही थी। उस चमार परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की का जन्म हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि बालपन से ही सभी उस पर मोहित थे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़की का नाम पड़ा लोना। लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के ही नाम से जानने लगे। लोना बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं अभिशाप होती है। लोना के लिए सुंदरता अभिशाप ही बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। लोना के माता पिता सहित उसके 2 भाई थे। एक भाई का नाम था इलय तो दूसरे का नाम था गेंदा। ये दोनों भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। गांव वालों से लोना की आबरू बचाने के लिए उसका बचपन में ही विवाह करा दिया गया। गांव में कुछ सालों तक रही, फिर गौना करने के साथ ही अपने पति के घर चली गई। लोना का विवाह सफल नहीं रहा। ससुराल में कलह होने लगी। लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ और वो वापस अपने मायके चली आई। अब लोना लगभग 12 से 14 साल की युवती हो गई थी। वह विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। वह एक छोटी जाति से ताल्लुक रखती थी। वह गरीबी में पल बढ़ रही थी। यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की नजर खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं थी, और हुआ भी वही। उस चमरी गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी अपनी गंदी नजर डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था। उस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुरों के खानदान से एक लड़के ने लोना के साथ संबंध स्थापित करने का निमंत्रण दिया, लेकिन लोना ने इनकार कर दिया। लोना के मना करने से क्रोधित ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की मना कैसे कर सकती है। बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत काम किया। लोना अभी अधेयुआ थी। अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था। तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब न ही कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट था, न संविधान, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय। उस समय ज्यादातर राजा महाराजा भी तो छोटी जातियों की लड़कियों और औरतों का शोषण ही करते थे। राजा ऐसे मामलों की सुनवाई करता भी था तो जीत बड़ी जातियों की ही होती थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 11 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने के बारे में सोचा भी नहीं। कुछ कहना तो बहुत दूर की बात थी। युवा अवस्था का जोश ऐसा होता है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लोना चाहती थी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी लोना ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियां सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों एवं योगिनियों ने अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला दिए थे। वे योगीजन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह शाबर मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्र में शाबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे।
ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है शाबर मंत्रोच्चार। एक तो शाबर मंत्र वो है जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के अलावा स्थानीय ग्रामीण भाषाओं में लिखा पढ़ा जाता है। सनातन धर्म में मंत्रोच्चार संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसके विपरीत शाबर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषाओं में किया जाता है। अधिकतर संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं होता, किंतु उसका एक पूर्व निर्धारित अर्थ हो सकता है। शाबर मंत्रों में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम, स्थानीय भाषा सहित हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा इस्तेमाल होता है। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। संस्कृत के मंत्र पवित्र हृदय से सिद्ध किए जाते हैं। शाबर मंत्रों की सिद्ध कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध दे तो उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से उसके नाम मात्र का स्मरण कर प्राप्त कर लेता है। उस समय शाबर मंत्रों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। शाबर मंत्रों के तांत्रिकों का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा था। लोना चमारिन ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना कि वो तंत्र विद्या में अभूतपूर्व गति रखती है। दिल्ली की योगिनियों की कहानी लोना के दिमाग में बैठ रही थी। एक दिन लोना उन योगिनियों से मिलने के लिए बिना किसी को बताए घर से दिल्ली के लिए निकल गई। लोना चमारी गांव पंजाब से पैदल ही दिल्ली अपने को बचते बचाते पहुंची। उन योगिनियों की तलाश पूरी कर उनसे मिली। लोना ने उन योगिनियों से पूछा, शाबर मंत्र कैसे सिद्ध होता है? मुझे भी शाबर मंत्रों को सिद्ध कर योगिनी बनना है। इतनी कम उम्र में यह लड़की इतनी कठिन साधना की बात कर रही है। योगिनियों को अपने ऊपर अहंकार था। बाल्यावस्था को देखकर उन योगिनियों को लोना की पीड़ा का अनुमान नहीं था। लोना का बालपन देख योगिनियों ने कहा, तुम अभी इस लायक नहीं हो, इसलिए हम लोग तुम्हें इन मंत्रों के बारे में नहीं बता सकती। तब लोना ने कहा, मुझे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या की सिद्धि प्राप्त करनी ही है। फिर भी योगिनियों ने तंत्र विद्या देने से मना कर दिया। तब लोना ने उन योगिनियों से पूछा, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को यह तंत्र विद्या कहां से प्राप्त हुई? आपके गुरु कौन है, ये तो बता सकती हैं? लोना जिद पर अड़ी रही। तब योगिनियों को लगा मुश्किल राह बता देने के बाद हार मानकर लोना अपने घर लौट जाएगी। लोना के पास हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन योगिनियों ने बताया, यहां से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनिरूपा कामाख्या शक्तिपीठ है। वहीं से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है। हम सब ने वहीं से तंत्र सीखा है और तांत्रिक बनी है। तुम अभी नादान हो, वहां पहुंच नहीं सकती। अपने घर लौट जाओ। लोना के मन में बदले की आग धधक रही थी। वहीं से लोना असम कामाख्या शक्तिपीठ के लिए निकल गई। लोना की एक ही जिद थी, बदला, अपने ऊपर हुए अत्याचार, 11 ठाकुरों द्वारा किए गलत काम का बदला। ठाकुरों से बदला लेने का कोई और मार्ग था भी नहीं, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी भी तरह अब असम जाना ही था। दिल्ली से पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल राज्य होते हुए आखिर लोना असम राज्य के कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंच ही गई। दुश्वार दुर्गम रास्ता, अलग अलग जगहों की अलग अलग बोली, भाषा, रहन सहन, सबका अनुभव करते, अपने को बचाते हुए जंगल झाड़, नदी नाले पार करते, कभी कभी भूख प्यास से व्याकुल रहते, पैरों में पड़े छालों की पीड़ा सहते, थकान को नजरअंदाज करते, तमाम कठिनाइयों को पार करते, अपनी जद्दोजहद रास्ते की कठिन परीक्षा देते लोना ने कामरू कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचकर एक योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अंततः लोना की मुलाकात नाथ पंथ के एक योगी इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी नाथ पंथ के मेलजोल से बने जोगी थे। वे शाबर मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब लोना इस्माइल से मिली तो इस्माइल जोगी लोना के सुंदर रूप पर मोहित हो गए। योगियों में पंचकर्म की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी साधना के दौरान निद्रा, मदमांस, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते, तब भी शाबर मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। इस्माइल अपने साथ रखने के लिए लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में इसके अलावा कुछ और देने के लिए था ही क्या। लोना ने तंत्र विद्या प्राप्ति के लिए अपने गुरु इस्माइल जोगी को अपने आप को सौंप दिया। इस्माइल जोगी ने लोना के साथ समय बिताते हुए उसको तंत्र विद्या देना प्रारंभ किया।
इस्माइल जोगी बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था जिससे वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सकें, जिस गति को लोना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में यौन सुख से तृप्त कर धीरे धीरे संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ले। गुरु गुड़ ही रह गया, चैलीन चीनी हो गई। लोना चमारिन अपने गुरु इस्माइल जोगी से अधिक तांत्रिक सिद्ध हो गई। फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा से संतुष्ट कर आशीर्वाद ले पहुंच गई पंजाब, लेकिन इस बार वापस अपने पूर्ण शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से गई। फिर आपको एक बार बता दूं, यह लोना चमारिन की कहानी 11वीं शताब्दी की है। पंजाब अमृतसर का चमारी गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपनी दांतें किटकिटा रहा था। सुबह के लगभग 5 बजने वाले थे। कुहासे की मोटी चादर थी और अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में उस गांव के 11 ठाकुरों के खानदान का वो बेटा जो पहले लोना के साथ बलात्कार कर चुका था, अपने कमरे में चारपाई पर सोया हुआ अपनी नींद पूरी कर रहा था। नींद में ही अचानक उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। उसने करवटें बदली, फिर सोचा कोई नहीं है, बस भ्रम है। आंखें मूंद झपकी लेते हुए सोना चाहा, लेकिन फिर ऐसा लगा जरूर कोई है। तब उसने अपनी रजाई में से अपनी गर्दन बाहर निकाली और सामने जो देखा, देखकर भय के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दांतें किटकिटाने वाली ठंड में उसके शरीर से पसीने टपकने लगे। सामने सुसज्जित आभूषणों में वही लड़की खड़ी थी जिसका अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ सालों पहले सबसे पहले गलत काम किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी, आभूषणों से सुसज्जित सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा भी दिख रहा था जो उस लड़के के तन मन में सिहरन पैदा कर रहा था। उस लड़के के मन में डर की एक लहर रीढ़ की हड्डी में बैठती जा रही थी। ठाकुर का वो लड़का अचानक रजाई से बाहर निकलकर गर्मी के मारे अपने कपड़े खोलकर फेंकने लगा। कपड़े खोलते खोलते पूरी तरह से नग्न हो गया। नग्न होकर बहुत तेज बार बार चिल्लाना शुरू किया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। फिर ऐसा कहते हुए वो लड़का अपने घर से निकल गांव की गलियों में सर पटक पटक कर भागने लगा। पंजाब का वो चमारी गांव कृषि प्रधान था। भले ही झाड़े की वो प्रातःकाल का समय था, लेकिन लोग अपने अपने घरों में जग चुके थे और अपने कार्य में लग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की चिल्लाने की आवाज उस गांव की गलियों में भागते हुए गूंजने लगी थी, लोग उसकी आवाज सुनकर अपने अपने घरों से निकलकर उसके पीछे दौड़ने लगे। वो लड़का बेतहाशा दौड़ता जा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। भागते भागते गांव के बाहर एक मैदान में जा खड़ा हो गया, जहां गांव के लोगों की भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ी। लड़के ने फिर चिल्लाना शुरू किया, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे हुई गलतियों को क्षमा कर दो। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां उस लड़के के पास किसी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उस लड़के को लोना दिखाई दे रही थी, जो बहुत भयानक रूप ले उसे जान से मारने पर तुली हुई थी। लड़का अब एक जगह खड़ा हो गिड़गिड़ा रहा था, लोना, मुझे माफी दे दो। उस लड़के का पूरा शरीर उतनी ठंड में पसीने से लथपथ था और लोगों का ठंड के कारण दांत किटकिटाना भी नहीं थम रहा था। धीरे धीरे सभी का मन भय से व्याप्त हो गया, क्योंकि वह जिस लोना का नाम ले रहा था वो उसी गांव की लड़की थी, किंतु कुछ सालों से उसका कोई अता पता नहीं था। माफी मांगते मांगते उस लड़के की आवाज अचानक से बंद हो गई। वो शांत खड़ा हो गया। फिर गांव वालों के देखते ही देखते वो लड़का जमीन से 4 फीट ऊपर हवा में उठा और उसकी गर्दन ऐंठने लगी, वैसे जैसे फांसी की सजा दी गई हो। लेकिन वहां न कोई रस्सी दिखाई दे रही थी, न कोई सहारा। फिर कुछ समय वैसे ही वो लड़का ऊपर हवा में झूलता रहा और कुछ समय बाद जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसका प्राण पखेरु उड़ चुका था। वहां इकट्ठे घर व गांव के लोगों में डर की लहर दौड़ने लगी थी। सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज तेज कदमों से वापस भागने लगे। उन सभी के जुबान पर एक फुसफुसाहट थी। उन सभी के फुसफुसाहट में बस एक ही नाम था, लोना चमारिन का। वहां पीछे पीछे पहुंचे घर वाले लड़के को उठा घर लाए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब धीरे धीरे लोना ने अदृश्य रहकर दबंग उस 11 ठाकुरों का जो परिवार कहा जाता था को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया। उन ठाकुरों के खानदान में कोई घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। अपनी तंत्र विद्या से लोना अपने ऊपर हुए अत्याचार, गलत काम का बदला ले शांत हो गई। 11 ठाकुरों के खानदान को मारकर अपनी प्रतिशोध पूरी कर ली। उसके बाद लोना ने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना की, जिसे अपने नामों से बांध दिया।
उन शाबर मंत्रों को आज भी लोना चमारिन के नाम से जाना जाता है और वे आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। गांवों में तांत्रिक इन्हीं के मंत्रों का ज्यादातर उपयोग कर खटकर्म झाड़ फूंक करते हैं। आप सभी भक्त संस्कृत के मंत्रों से अनभिज्ञ नहीं हैं, किंतु शाबर मंत्र से तांत्रिकों को छोड़कर सामान्य लोग अनभिज्ञ होंगे तो लोना चमारिन का शाबर मंत्र चित्र लेखन में प्रस्तुत किया है, जिसमें एक लोना चमारिन नाम से वशीकरण मंत्र जो तत्कालीन लाभकारी सिद्धिदायक है, शाबर मंत्र जो लोना चमारिन के नाम से बंधा वशीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है को बता रहे हैं। कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी की लगी फूलवारी, फूल चूने लोना चमारिन, जो ले यहू फूल की बास, वही की जान हमारे पास। घर छोड़े घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोह लाज, दुहाई लोना चमारिन की।